बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद है मोहसिन रज़ा खान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे आज मुल्क भर में बिजली का जो ताअत्तुल रहा है और उसमें ट्रांसमिशन लाइन का भी जिक्र किया गया। पावर प्लांट्स बंद हुए, उसके बाद वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है बिजली और कुछ इलाकों में अब जब हम ये शो कर रहे हैं तो जुज़वी तौर पर कुछ इलाकों में बिजली आना शुरू हुई है, लेकिन अभी तक इसकी असल वजूहात क्या है उसका मालूम नहीं हो सका। इसका जिक्र करेंगे। इससे पहले 2021 में भी बिजली का ब्रेक डाउन हुआ था। अब एक मरतबा फिर बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है। इसके हवाले से मुख्तलिफ पहले तो वजूहात का जिक्र किया जाता रहा, तरसीली निज़ाम का जिक्र किया जाता रहा, लेकिन आज वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर इसका नोटिस भी लिया और 3 रुकनी कमेटी बना दी है इसकी इंक्वायरी के लिए। इसका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को तैनात कर दिया गया। आज उन्होंने बाकायदा हल्फ उठाया और आज ही उन्होंने गंदम बहरान के हवाले से एक इजलास भी तलब किया। इसके साथ साथ काबीना के हवाले से भी उन्होंने कुछ अहम मसरूफियात उनकी रही हैं, तो उसके हवाले से भी जिक्र करेंगे। साथ साथ इससे पहले परवेज़ इलाही साहब निगरान वज़ीर आला जो कि इलेक्शन कमीशन के पास चूँकि मामला था, जब ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया और उनकी तैनाती का, उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब थे चौधरी परवेज़ इलाही, उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ कोर्ट से रजू करेंगे। इसके साथ साथ कुछ देर कबल ही जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि इस पर पुरअमन एहतजाज भी किया जाएगा निगरान वज़ीर आला की नामजदगी के खिलाफ। और इसके साथ साथ PTI कोर्ट के हवाले से तो पहले ही जिक्र कर चुकी है। इसके साथ PTI ने इस्तीफे रुकवाने के लिए उनकी दौड़ें लगी हुई हैं। आज PTI के कुछ अराकीन पार्लियामेंट गए, वहाँ पे दरवाजे बंद मिले, फिर वो स्पीकर के घर गए, वहाँ पे उनकी मुलाकात ना हो सकी। इसकी क्या वजूहत हैं? इससे पहले भी वो इस्तीफे रुकवाने के हवाले से चूँकि जिक्र कर चुके थे, फिर तकरीबन कमोबेश जो है वो 70 इस्तीफे मंजूर भी किए जा चुके हैं। तो ये क्या मामला चल रहा है और क्या पोलिटिकल सिचुएशन है, इसका जिक्र करेंगे और साथ साथ मईशत का जिक्र करेंगे। आज गवर्नर स्टेट बैंक ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि शरह सूद जो है वो 1% बढ़ा दी गई, जो 16 से बढ़कर अब 17% तक कर दी गई है। और उन्होंने ये जिक्र करते हुए बताया कि महंगाई में इजाफा हो सकता है और इसके अलावा भी उन्होंने दीगर मुआशी अदाद शुमार का जिक्र किया है और कुछ सवालात के जवाब दिए हैं, वो शामिल गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ कराची बंदरगाह पर जो पहले कुछ कंटेनर्स के फंसे होने का जिक्र किया जा रहा था, आज उनके हवाले से भी एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, उसका भी हम प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। पहले तो मोहसिन रज़ा साहब, पूरे मुल्क में आज बिजली मुअत्तल रही है और अभी तक खैर वजूहात का तो नहीं पता, इंक्वायरी कमेटी बनाई गई उसमें पता चल सकेगा। और फिर आज जब ये बिजली का ताअत्तुल हुआ तो यकीनी तौर पर जो मुताल्लिकीन थे उनकी दौड़ें तो लगी, लेकिन साथ साथ 2021 के ब्रेकडाउन का भी जिक्र हुआ और उसमें उमर अयूब साहब कहते हैं हमने 4 घंटे में बिजली बहाल कर दी थी, ये इनकी नाअहली है कि ये बहाल नहीं कर पा रहे। क्या समझते हैं आप, ये क्यों ट्रिप कर जाते हैं हमारी ट्रांसमिशन के पावर प्लांट्स बिलखुसूस? देखें, इसकी तो वजूहत का वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है और उस तहकीकात से पहले हम कुछ नहीं कह सकते कि ये क्या सूरत हाल है। एक तो हुकूमत के पास फाइनेंशियल क्राइसिस भी है और इंपोर्ट के लिए गैस और फॉरेन साइड के लिए भी पैसे नहीं हैं। लेकिन इस मामले में तो बता रहे हैं कि गुदूद से जो कोयटा ट्रांसमिशन लाइन है उसमें कुछ टेप हुआ है और फिर सारे मुल्क में ये सिलसिला शुरू हो गया। तो अभी तो ये सूरत हाल है कि सुबह 7:30 बजे से अब 12 घंटे के करीब हो गए हैं, तो अभी तक तो हुकूमत कुछ बता नहीं सकी कि क्या वो करेगी। अलबत्ता रावलपिंडी में कुछ फीडर 50 के करीब बहाल हो गए हैं और इसमें इस दौरान काफ़ी ये डिजिटल स्कूटी का भी मसला है। तो काफ़ी हम देखा है कि इंटरनेट की लाइनें बंद हो गई हैं, शुरू हो गई हैं और फ़ोन लाइंस पे भी उनके जो बूस्टर हैं उन पर भी असर पड़ा है। उनको भी बिजली की फराहमी जो उस तरीके से थी फराहम नहीं हो रही, तो काफ़ी मुल्क में मसाइल पैदा हुए हैं। तो लोगों ने इसमें तशवीश इज़हार भी कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि तरबेला के करीब तरबेला डैम के अंदर क्या मसला पैदा हो गया है।
असल बात यह है कि बदकिस्मती ये है कि हमारी वजारत इत्तलात और वजारत पानी और बिजली अगर ये बर वक्त लोगों को इंफॉर्मेशन देते रहें और कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए इसमें लोगों को बताया जाए कि क्या हुआ है, असल सूरत हाथ क्या है और इसका कब तक हम इसको ठीक कर लेंगे, तो अफवाहें जो है वो दफन भी हो जाती हैं, दम तोड़ भी जाती हैं। लेकिन ऐसा है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं समझती कि हमने लोगों को इन्फॉर्म भी करना है और उनकी हमने ऐसी अफवाहों को भी खाते में नहीं लाना। एतमाद में नहीं लिया गया आवाम को। यही बात है कि और एनटीडीसी का भी जिक्र किया जा रहा है। जी। अफसोस की बात यह है कि दोपहर को कहीं जाके खुर्रम दस्तगीर खान एनटीडीसी के कंट्रोल रूम में पहुँचे हैं और फिर उन्होंने पता नहीं क्या किया, लेकिन पूछे हैं और उसके बाद उन्हें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से मसला हल नहीं होता, आपने बताना है लोगों को सोशल मीडिया पे और बाकी जो मीडियम आपके पास अवेलेबल हैं उनके ऊपर आपने लोगों को बर वक्त इतला देनी है कि क्या हो रहा है, काम कहाँ तक पहुँचा है और ये कब तक ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी हवाले से मुजरिद साहब, बिल्कुल आपने बड़ा डिटेल में इसका जिक्र किया है। अब ये जाम शोरो पावर प्लांट जो है वहाँ से ये मामला कहते हैं शुरू हुआ, गुद्दू पावर प्लांट, फिर ट्रांसमिशन लाइन का जिक्र है। अब जो खुर्रम दस्तगीर साहब आए हैं वो कहते हैं तरसीली निज़ाम बिल्कुल ठीक है, हमने वो चेक किया है, मैं वो चेक करके आ रहा हूँ, वो तरसीली निज़ाम का मामला नहीं है। कुछ पावर प्लांट जो है वो बंद हुए हैं, अब उसका जो बैकअप था वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद खुर्रम दस्तगीर साहब आए हैं और फिर जो एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है टेक्निकली जिसकी ये इस्तिलाहात हैं वो भी नहीं चल पाया जो फौरी तौर पे उसको बैकअप देता है। और अब खुर्रम दस्तगीर साहब ये कह रहे हैं कि पावर प्लांट्स को चलाने के लिए जो बिजली इस्तेमाल की जाती है वो बिजली भी मुहैया नहीं है। यानी अगर वो बिजली हमारे पास अवेलेबल, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बिजली मुहैया हो ताकि हम पावर प्लांट्स को चला सकें और फिर उसके बाद वो तरसील हो सके। तो अब जो वो टाइम दे रहे हैं वो कमोबेश रात 10 बजे का उन्होंने ये जिक्र किया है। उस टाइम के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या ये मुमकिन दिखाई दे रहा है? अब जो बॉडी लैंग्वेज थी हमारे वज़ीर तवानाई की और फिर अभी जैसे अभी आपने जिक्र किया कि आइस्को के हवाले से ये कहा गया कि 50 फीडर्स जो हैं उनको तो किसी हद तक जुज़वी तौर पर बहाल किया गया है। हम रावलपिंडी या कुछ इलाकों में बिजली आई है और मंगला और तरबेला के हवाले से भी कोशिश की गई, कुछ में उन्होंने बिजली बहाल की कुछ पावर प्लांट्स में और कुछ देर बाद ही वो ट्रिप कर गई। तो ये जो यानी हम कहें कि वजूहात मालूम नहीं हो पा रही, क्या हमारे जो इस वक्त जितने भी लोग बिजली के हवाले से जो हुक्काम हैं या जो टेक्निकल लोग हैं काम कर रहे हैं वो नाअहल हैं या कोई अचानक ये सब कुछ हो गया या कुछ छुपाया जा रहा है? देखिए, हमारा तो तजुर्बा जो है वो बिजली कहते हैं कि बटन बंद करना और खोलना, हमें इससे ज़्यादा नहीं पता। बिल्कुल सही। क्या वजूहत हैं ये तो बता सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि 8000 मेगावाट तक जब तक बिजली नहीं होगी इसकी फ्रिक्वेंसी नहीं बनेगी। तो पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन कुछ मसला जो है कुछ हुकूमत छुपा रही है या बता नहीं सकती या वजाहत से नहीं कर सकती, लेकिन मसला काफ़ी तूल पकड़ गया है। अब सुबह 7:30 बजे से आप 10 बजे तक कहते हैं तो आप एक मुल्क चला रहे हैं, आप एक मुल्क का निज़ाम किस तरह इस तरह चल सकता है कि आप उसे बर वक्त ठीक नहीं कर सकते, बिजली जो पावर प्लांट को पहुँचनी है वो नहीं आप पहुँचा सकते, तो फिर आप किस चीज़ की वजाहतें लेके बैठे हैं? फेडरल मिनिस्टर ये नहीं बता सकते कि वजह क्या हुई है, तो फिर उन्हें रिजाइन करना चाहिए ना। देखिए, अब न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जो थी वो महंगाई से मुतासर आवाम को सामना नहीं कर सकती थी, तो वो रिजाइन कर गई और उसने कहा कि मैं जा रही हूँ। आपदीदा थी, लेकिन हमने देखा कि पूरी दुनिया में वो वाहिद मिसाल है जिसने अपनी जिम्मेदारी को समझा और छोड़ गई। हमारे तो वज़रा जो है वो ऐसी चिपट जाते हैं वजारतों से कि उन्हें लगता है कि अगर उन्हें वजारत छोड़ दी
तो शायद ये उनका आखिरी दिन होगा। ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ नहीं है उस तरह से कि अगर कोई गलती हुई है या वफाकी वजीर पर जिम्मेदारी आयद होती है, चाहे नीचे के हमले से भी हुई है, तो फिर मॉरली उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। नहीं वो तो चीज़ें नहीं है देखें, उसका। जिस तरह उस दिन बात हमने की थी, तो और हमारे साथ एक साथी ने कहा था कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो जिम्मेदार नहीं है। तो अगर कैबिनेट सेक्रेटरी जिम्मेदार नहीं है या वजीर जिम्मेदार नहीं है, तो वजारतें क्यों चलाते हैं? फिर वो कहें कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये फलां की जिम्मेदारी है। वो मनसब क्यों रखा गया है फिर? अपनी ये सवाल है। मशरूटी जमाने के लिए तो वो वजीर बने होते हैं, सही है। लेकिन ना उनके पास इख्तियार होता है, ना उन्हें पता होता है, ना वो इसकी वजाहत कर सकते हैं। तो कितने अफसोस की बात है कि वज़ीर आज़म ने भी काफ़ी ताख़ीर से इसका नोटिस लिया, और पाकिस्तान में जो लोग हैं वो पहले ही मुल्क की माशी बहरान से गुजर रहे हैं और फिर- परेशान हैं। जी, तो वो भी समझते हैं कि ये माशी बहरान की एक वजह है। ठीक है। हालांकि टेक्निकली जो बात कर रहे हैं वो हो सकता है कि इसका माशी बहरान से ताल्लुक़ ना हो, लेकिन लोगों में तशवीश तो पैदा होती है। और आज ये किसी ने मजाक में कहा है कि वो IMF ने जो पाकिस्तान की से नहीं अदा कर सकता, वो IMF पाकिस्तान के मीटर उतार के ले जी, गई। ये इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है और मीम्स जो हैं वो भी बिल्कुल सामने आई हैं। हाँ। यकीनी तौर पर ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। इस पे मजीद भी बात करेंगे, इसके साथ पॉलिटिकल सिचुएशन का जिक्र करेंगे। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, जिक्र करेंगे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का। बाकायदा तौर पर उन्होंने हल्फ भी उठा लिया और उन्होंने गंदम बहरान के हवाले से भी बात की और फिर काबीना के हवाले से भी कुछ नामजदगियाँ जो है सामने आ रही हैं और उसके बाद ज़ाहिर है काबीना तश्कील दी जा रही है। लेकिन इस दौरान जब उनकी ज़ाहिर है वो बतौर निगरान वज़ीर आला तैनात हो चुके हैं, तो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ये कह चुके हैं कि वो कोर्ट की तरफ रुजू करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो भी नाम सामने लाए, आज भी फिर उन्होंने जिक्र किया है। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि रिजीम चेंज जो उनके खिलाफ हुआ था उसमें मोहसिन नकवी साहब का बड़ा अहम किरदार था। इसके साथ साथ उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ उनका गहरा ताल्लुक़ है और इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही पहले ही कुछ केसेस का भी जिक्र कर चुके हैं। आर स्टील के हवाले से उनका ये कहना है कि प्ली बार्गेन हुई तो उनमें वो मुलव्वस हैं। तो ये कुछ इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है और फिर PTI जो है वो एहतजाज करने भी जा रही है इस तैनाती के ख़िलाफ़। अब मोहसिन एजाज साहब, सबसे पहले तो PTI क्या करना चाह रही है इसका जिक्र करते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला बन गए। आज वो अपनी ज़ाती गाड़ी में तशरीफ़ लाए और बाकायदा उन्होंने फिर हल्फ भी लिया और रात को उन्होंने हल्फ भी लिया और फिर वो गंदम बहरान के हवाले से भी बड़े संजीदा हमें दिखाई दिए हैं। तो वो तो अब निगरान वज़ीर आला के तौर पर सामने आ चुके हैं, लेकिन उनका ये आना और जिस तरह से वो फौरी तौर पर गंदम बहरान पे बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या सूरत हाल उनकी ज़ेर निगरानी पंजाब की बनेगी? देखें, देखिए पंजाब में जो निगरान वज़ीर आला की तैनाती हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे है। अच्छा, जितने उम्मीदवार थे, अहमद नवाज सुखीरा कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। अब देखें कि इससे बड़ा मजाक क्या हो गया कि एक आदमी सर्विस में है और उसका नाम निगरान वज़ीर आला के लिए आपने दे दिया। वो कहते हैं कोई आईनी हुक्म नहीं है इसमें, वो हो सकता है निगरान वज़ीर आला में इस तरह का मामला नहीं है। वज़ीर आला अगर वो आता है तो 2 साल की उसमें वो अच्छा, दूसरे नाम जो दिए थे, नासिर खोसा साहब विड्रा कर गए थे, नसीर खान का नाम उन्होंने वैसे ले दिया, नवीद अकरम चीमा का नाम वक्त गुजरने के बाद डाला, आहत चीमा और मोहसिन नकवी पे होना था। तो आहत चीमा से तो मोहसिन नकवी बहुत बेहतर है। वो एक सहाफ़ी है, एक बड़ी दुनिया के मारूफ की तरह CNN के साथ रहे, फिर उन्होंने अपना मीडिया ग्रुप बनाया। पहले तो मैं इमरान खान साहब से ये सवाल करूँगा कि आप एक फहरिस्त दे दें जो रिजीम चेन में लोग शामिल थे, उन सब के नाम दे दें। जो कोई नाम आता है आप उसे रिजीम चेन से जोड़ देते थे। सारे मुलव्वस हैं। कभी अमेरिका मुलव्वस था, कभी फला था, कभी फला था जी, तो कुछ समझ नहीं आती कि आप जाके कहाँ ठहरेंगे। आप लिस्ट बड़ी होती जा रही है उनकी।
रिजीम चेंज में जितने लोग हैं। और मुझे बताएं कि रिजीम चेंज में अगर किसी ने, मैं पहले इमरान खान साहब का जो इल्ज़ाम है उसको तस्लीम करता हूँ अच्छा, कि रिजीम चेंज में मोहसिन नकवी शरीक थे, तो उन्होंने क्या गलत काम किया है? कोई आइन के तहत, कानून के तहत, कोई अब आप पैसों की बांटने की बातें करते हैं तो एक सबूत आप आज तक नहीं दे सके। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने कुरान शरीफ पे हलफ उठा के कहा कि हमने कोई पैसा नहीं लिया, जी तो आप उन्हें भी चैलेंज नहीं कर सके। अलबत्ता ये ज़रूर आप तस्लीम कर गए कि शौकत खानम के पैसे आपने जो रियल स्टेट में लगाए और उसके बोर्ड से पूछे बगैर लगाए, तो जो अपनी बातें हैं अब आप उन पर भी गौर करें और आप मोहसिन नकवी को तनकीद का निशाना बनाने के बजाय सूबे में उनके साथ हाथ मिलें और उनके साथ मिलकर आगे चलें, क्योंकि 3 महीने के लिए वो निगरान वज़ीर आला बने हैं। जी इलेक्शन कमीशन ने तमाम तकरीरों, तबादलों, भर्तियों पर पाबंदी लगा दी है, तो मोहसिन नकवी क्या कर सकते हैं पंजाब में? इससे पहले जो आपकी वज़ीर के हसन अस्करी साहब आए थे, तो क्या वो आपको जिता के गए थे? सही। तो ये बिल्कुल फजूल बात है ना कि आप किसी एक शरीफ आदमी को निशाना बनाने के लिए, ये रजीब चेंज में था, और बिना सबूत के आप कोई भी इल्ज़ाम आयद कर दें। और मोहसिन नकवी जो हैं वो इतने मुतबर आदमी है कि आर्मी चीफ और बाकी लोगों से उनके ताल्लुकात हैं, वो मिलते रहते हैं, तो आप उन्हें कैसे इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं? सही, एक क्रेडिबल पर्सनैलिटी है, क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और मारूफ शख्सियत हैं। अब उन पे ज़ाहिर है ये भी बात करें। दूसरा इल्ज़ाम जो खान साहब लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ इनका गहरा ताल्लुक है, और आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो तो उन्होंने कहा कि वो चोर है, वो डाकू है, किताबों में उनका नाम लिखा हुआ है। आज भी उन्होंने खिताब में जो कुछ देर कबल हमारे शो से उन्होंने किया है, तो ये ताल्लुक भी क्या एक हम कहते हैं कि वो वजह हो सकती है कि उनको नहीं बनना चाहिए निगरान वज़ीर आला, क्योंकि ताल्लुक है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ? नहीं, आसिफ अली जरदारी के साथ फरदौस आशिक ववान का ताल्लुक नहीं था, आपने उससे अपने साथ रखा। नदीम अजवल चंद का साथ ताल्लुक नहीं था, अभी दोबारा आपसे छोड़ के वो आए हैं तो उन्होंने अपना ताल्लुक कायम किया है। तो क्या वो बुरे लोग थे? अगर वो बुरे लोग थे तो आपने क्यों रखा? एक और नाम, बड़ा नाम है, शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी, मैं अगर गिनवाऊँ तो आप क्यों बेशुमार लोग मिलेंगे जो कि चौधरी साहब, जरदारी साहब के साथ भी रहे और नवाज शरीफ के साथ भी रहे, लेकिन जब वो आपके साथ आ जाए तो आपको कबूल होते हैं। नहीं, परवेज खटक पीपल्स पार्टी में नहीं थे। बिल्कुल सही। आप इतने आप हाजी हिदायतुल्लाह बनती हैं, तो आप बताएं कि जो आपने लोग शामिल किए पीपल्स पार्टी की है अपने साथ, तो क्या उनका जरदारी से ताल्लुक़ नहीं था? ये ऐसी फजूल बातें हैं। और अगर मोहसिन नकवी का जरदारी से ताल्लुक़ है तो आपसे भी बड़ा ताल्लुक़ है। आप भी 2018 के इलेक्शन में मोहसिन नकवी के दफ्तर जाते रहे। अगर आपको उस पर एतराज़ था तो 2018 में आप उनके दफ्तर क्यों जाते थे? ठीक है, अच्छा ये तो खैर वो है, लेकिन इसमें चले ज़िमनन आपने जैसे जिक्र किया है जिन शख्सियात का, वो तो तौबा करके इधर आए हैं ना पीटीआई में। जाहिर है वो अभी तक ताल्लुक तो बरकरार नहीं है उनका जरदारी साहब के। इनका बड़ा जुर्म ये है कि इनका अभी तक ताल्लुक बरकरार है बकौल खान साहब। नहीं तो नदीम अजवर चंद का तो दोबारा ताल्लुक हो गया, तो दोबारा वो देखे, तौबा तो बार बार। और आप क्या समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी और फिरदौस अमान के लिए दरवाजे बंद हो गए पीपल्स पार्टी के? वो कोई वक्त होगा वो अपना रास्ता निकाल लेंगे और वापस चले जाएंगे। सियासी लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सियासी जमातों में ही होता है। आपने भी नवाज शरीफ के भी लोग लिए, आसिफ जरदारी के भी लिए, फौज के भी लिए, क्यूरी के भी लिए, पंजाब के सबसे बड़े डाकू को आपने उसको अपने परों के नीचे ऐसे छुपाया जिस तरह मुर्गी अपने चूज़ों को छुपाती है किसी बिल्ली और किसी और जानवर से बचाती है। तो उस वक्त आपको ख्याल नहीं था, और आपको ये पता नहीं है कि मौजूद सिलाई कितने केसों में मुलव्वस है रैप के। आपने उसको तो अपने जान से करीब रखा हुआ है,
और मोहसिन नकवी का कसूर ये है कि ये आपके लिए हालांकि मोहसिन नकवी एक गैर सियासी आदमी है, आप देखें कि ना वो प्रोग्राम करते हैं, ना उन्होंने खान साहब के ख़िलाफ़ कोई प्रोग्राम किया, और उनके तो टीवी चैनल में एक एंकर जो है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, खातून एंकर है, वो तो पहले खान साहब की पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात भी थी। बिल्कुल सही। तो वो उन्होंने उनको ज्वाइन किया हुआ है उनके चैनल को। अच्छा, ये चैनल का भी जिक्र किया आज खान साहब ने। वैसे ये अजीब व गरीब मामला है कि उन्होंने कहा कि चैनल पे जो है ना वो पीटीआई के खिलाफ जनाब सब कुछ चलता रहता है, आप ये देख लें। तो ये बड़ा, यानी क्या ये इल्ज़ामात हैं? अब टीवी चैनल की पॉलिसी, हम जर्नलिस्ट हैं, हम टीवी चैनल में हैं, तो अगर कोई मालिक है तो वो तो ये नहीं है कि अगर आप मुस्लिम लीग नून के या उसके खिलाफ बोल रहे हैं या हक में बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ या कोई और बात कर रहा है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये चैनल जो है वो हमारे खिलाफ बोलते हैं। मेरे ख्याल में खिलाफ भी बोलते हैं, हक में भी बोलते हैं। मेरे ख्याल है कि खान साहब वो वाहिद शख्स हैं जिनके बारे में टीवी चैनल ने कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई कि उनकी तकरीरों या उनकी बयानात, या वो आजकल टांग टूटने के बाद जब से घर से बैठ के कर रहे हैं अपना वीडियो खिताब, तो वो सब चैनल दिखाते हैं, और खान साहब के भी दिखाते हैं और अपोजिशन के भी दिखाते हैं, मोहसिन नकवी साहब के चैनल भी दिखाते हैं, मोहसिन नकवी का भी चैनल दिखाता है, हर एक चैनल दिखाता है, कहीं मीडिया पे पीटीवी की ब्लैक आउट नहीं। हाँ जी, पीटीवी जाहिर है वो रियासत का एक चैनल है, फिर वो इनके ज़माने में भी फिर मामला उसी तरह का था, उनकी पॉलिसी है। अच्छा, तो ये कोर्ट में जा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उसका भी जिक्र करेंगे, और साथ साथ फिर पीटीआई के इस्तीफों का मामला है, उसका भी जिक्र करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, पॉलिटिकल सिचुएशन का जिक्र कर रहे हैं। मुझे रज़ा साहब, ब्रेक से पहले ये सवाल था कि अब जो ऐलान किया गया कि एहतजाज करेगी पीटीआई और कोर्ट की जानिब परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं वो रुजू भी करेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा निगरान वज़ीर आला पंजाब पे? देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो कोर्ट जाएँ, ताकि ये एक मसला जो है वो कोर्ट डिसाइड कर दे। लेकिन इससे पहले हमने नहीं देखा कि कभी किसी टेकर चीफ मिनिस्टर का मामला कोर्ट में गया हो। इससे पहले भी हुकूमत में इख्तलाफात हुए और चीफ मिनिस्टर लड़ गए, तो हर पार्टी ने तस्लीम किया है। अब ये अजीब मामला है कि ना तो ये चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर का नुमाइंदा बैठ के वो तय कर सके, ना ही पार्लियामानी कमेटी में ये फैसला होगा। और जब आईनी के तहत इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया, फिर आपको उसे तस्लीम करना चाहिए। ये अपना मुसलसल जो है वो आपका एहतजाजी रवैया जो है, ये आखिरकार आपके लोग भी इससे तंग आ जाएंगे और इससे निकले का कुछ भी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मजाज नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ जाए। आपने कुछ सबूत देने होंगे ना कि आप क्यों इस केस को चैलेंज कर रहे हैं, तो वो आप सबूत लेके बेशक जाए अदालत, और अगर आपकी सुनवाई होती है अदालत में तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसमें जलसे जुलूस और प्रोटेस्ट करने का कोई जवाब नज़र नहीं आता। ठीक है, ये एक सियासी तौर पर टैक्टिक्स हो सकता है सियासी जमात को ज़िंदा रखने के लिए। इसके साथ पीटीआई ने एक और काम, वो यू टर्न की बात कर रहे हैं आप इस्तीफ़े मंजूर करें, इस्तीफ़े मंजूर ना करें, हम वापस आते हैं, हम जा रहे हैं। तो उसकी एक मिसाल फिर आज फिर हमने देखी, वो पार्लियामेंट में पहुंचे हैं कुछ अरकान इनके, वहाँ पे दरवाजे बंद थे, उन्होंने कहा जी हमने पार्लियामेंट में जाना है, फिर स्पीकर के पास गए हैं जी हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना करें। तो अब ये जो सूरत हाल डेवलप हो चुकी है, इसके वजह से आप क्या समझते हैं? आपके इल्म में पहले 35 इस्तीफ़े उन्होंने अभी मंजूर किए, फिर 35 और 70, और मेरे ख्याल में ये 11 पहले हुए थे। तो इसके बाद अब क्या नंबर भी क्या बन रहा है? देखिए, बात ये है कि ये तो पीटीआई का हक है, लेकिन आपने 9 महीने या 10 महीने इस्तीफे दिए रखे और आप बार बार कहते रहे कि हमारे इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं किए जा रहे। ये तो कासिम सूरी मंजूर कर गए थे और इलेक्शन कमीशन को भेज गए थे, और आप इसका मतलब है कि लोगों के साथ 9-10 महीने झूठ बोलते रहे। और आप बताएं कि कोई अपना थुका वो भी चाट सकता है। आपने इस्तीफे दिए
और आप किस मुंह से वो इस्तीफे वापस लेने के लिए जा रहे हैं और सुबह से शाम तक चक्कर लगाते हैं, कभी असम्बली जाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन जाते हैं। वो क्या कहते हैं, धोबी का क्या होता है? आप बेहतर जानते हैं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। गुटका जी जी, गुटका। अच्छा ठीक है। हाँ, वो घर का ना घाट का रहा है। अब आपको समझ नहीं आ रही ये बात है, अगर आप में कोई सियासी शऊर होता और आप मुस्तकबिल के मामलात पे नज़र होती तो ये बात आपको पता नहीं थी कि अपोजिशन लीडर नई निगरान हुकूमत के मामले में कितना अहम किरदार अदा करता है, कि अपने लोगों के नाम देता है, उसमें बातचीत होती है, और बाकी भी चेयरमैन ऐप की तकरीरी समेत जो मामलात है वो अपोजिशन लीडर अंजाम देता है। जी अब आप चाहते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का आप चेयरमैन लें और अपोजिशन लीडर का लें और पार्लियामेंट्री लीडर का, जी ये तीन ओहदे लेने के लिए अब आप सुबह से शाम तक असम्बली के चक्कर लगाते हैं, स्पीकर हाउस लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन लगाते हैं। आपको 9 महीने पहले ये क्यों समझ नहीं आई? मैं इस बात पे हैरान हूँ। इतने बड़े आप विजनरी लीडर हैं। अब लोग कहते हैं कि इमरान खान जो है वो सियासत को सबसे ज़्यादा समझता है। सियासत का सुल्तान इमरान खान, ये नारा हाँ भी लग जी, रहा है उनका, सुल्तान। हैशटैग चल रहा है उनका। अच्छा ठीक है, सुल्तान है तो सुल्तान साहब को समझ क्यों नहीं आई? आपके साथ बड़े अच्छे जो दिमाग रखने वाले पार्लियामेंट्री रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक मौजूद हैं, तो वो आप उनसे ही मुशावरत कर लेते। और मैंने सुना यह है कि परवेज़ खटक ने तो उन्हें मशवरा दिया था कि 12 जनवरी तक आप KP की असम्बली तहरील ना करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो रमज़ान शरीफ में ना है। रमज़ान की आपको पता है कि KP के अवाम कितनी सख्ती से इसमें अमल करते हैं, तो आपने उनको भी मुसीबत में डाल दिया, अपने लोगों की बात भी नहीं सुनी। और सिर्फ इस बात पे कि अकरम दुरानी ने बयान दिया था कि इनके लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं कि आप तहरीक एतमाद दे दें ताकि हमारी असम्बलियों की मुद्दत बढ़ जाए। आप लोगों के बयानात पे रिएक्शन देते हैं, अपने लोगों की बातों पे अमल नहीं करते। सही है, तो उसका नतीजा ये है। अच्छा, अब ये आपने जैसे इस्तीफों का भी जिक्र किया है, ये मेरे ख्याल में 11 अप्रैल को इन्होंने कौमी असम्बली में इस्तीफों के हवाले से ऐलान किया था। वो टाइमलाइन हमारी इस वक्त स्क्रीन पे भी चल रही है। ये फिर बदलते रहे, फिर कोर्ट गए, उसके बाद वापस आ रहे हैं। अब जी आप इकट्ठे मंजूर करें इस्तीफे, स्पीकर साहब पहले ये कहते रहे और उसके बाद अब जाके कह रहे हैं नहीं नहीं मंजूर ना करें। अब बात यह है कि क्या आप समझते हैं कि ज़ाहिर है उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि ये चाह रहे थे कि एतमाद का वोट लें मियाँ शहबाज शरीफ साहब, फिर भी आज भी कुछ बयान ऐसे PTI की जानब से सामने आते रहे हैं, लेकिन ये वापस क्यों जाना चाहते हैं? और फिर हुकूमत और बिलखुसूस इलेक्शन कमीशन जिस तरह से डिनोटिफाई कर रहा है इनको और फौरी तौर पर इस्तीफे स्पीकर साहब भी इनके मंजूर किए जा रहे हैं, तो इससे हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है? देखिए, पहले तो दोनों फरीक जो हैं वो बच्चों का खेल खेल रहे हैं। पहले हुकूमत कहती थी कि ये असम्बलियों में वापस आए, जब वो कहते थे हम नहीं आएंगे, जी नहीं हम नहीं आएंगे, और ये कहते हैं बस ही आएंगे, और नहीं जी हम नहीं आएंगे। सही है, अब वो आने के लिए तैयार हुए तो अब कहते ना एकदम 70 इस्तीफे जो हैं वो वक्फे में मंजूर कर लिए। और अब PTI को ये ख़तरा है कि कहीं बाकी इस्तीफे में मंजूर ना हो जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि एक तो ये है कि मुल्क में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो बीच में इनके बीच बचाव कराए। सही, इमरान खान साहब ने हर आदमी को और हर इदारे को इतना तनकीद का निशाना बनाया और उसको हर एक को इतना गंदा कर दिया है कि वो कोई भी शख्स इनके दरमियान आना नहीं चाहता। सही, वो समझेगा कि अगर वो आएगा तो वो आके ख़राब होकर जाएगा। जैसे नासिर खोसा साहब ने इनकार किया, उन्हें PTI ने नामजद किया था और PMLN मुझे लगता था कि उसको मंजूर कर लेगी, लेकिन वो खुद ही चले गए। इसी तरह बाकी पाकिस्तान में कोई सियासतदान
ये नहीं चाहता कि वो इन दोनों के दरमियान बैठे और इन दोनों के दरमियान पैचअप कराए। ये बदकिस्मती है हमारी कि पाकिस्तान में नवाब नसरुल्लाह जैसे बड़े सियासतदान भी नहीं रहे जो बैठ के बीच बचाव कराते थे और बातचीत करते थे। और दूसरी बात यह है कि हमने सब लोगों को इतना डरा दिया है कि अगर कोई आदमी है भी पाकिस्तान में साबिक चीफ जस्टिस भी हैं जी, साबिक आर्मी चीफ भी हैं, वो भी अपना रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन कोई भी शख्स नहीं है कि वो अगर अपना रोल अदा करेगा तो उसे ये पता नहीं है कि बाद में खान साहब उस पे मेरी इज्जत रहेगी या नहीं नहीं रहेगी। ये बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, इस पे एक जानिब तो ये हम पॉलिटिकल सूरत हाल देख रहे हैं, वो कहते हैं हम आते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 आप ना आए, वो कहते हैं नहीं 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 हम जाते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं आप ना जाएं। तो ये खेल चल रहा है। खैर, इसके जो भी नताइज सामने आएंगे, लेकिन मुआशी सूरत हाल जो है वो इनसे भी नहीं संभल पाई। और ये बात करते हैं कि हमने सियासी कीमत दी है पाकिस्तान की मईशत बचाने के लिए, और उसके बावजूद आज गवर्नर स्टेट बैंक ने 1% शरह सूद में इजाफा किया, और गवर्नर स्टेट बैंक ये बात कर रहा है कि अब महंगाई में इजाफे का खदशा है। इसके साथ साथ गो के वो कंटेनर्स का मामला था, पहले ये कहते रहे हम एलसीज भी नहीं खोल रहे और आने भी नहीं दे रहे, फिर हमने जिक्र किया था अपने एक शो में, बल्कि आपने दो बड़ी अहम खबरें लास्ट शो में जिक्र किया था। मोहसिन नकवी साहब की बतौर निगरान वज़ीर तैनाती का आपने जिक्र किया था, जो खबर अब सच साबित हुई है, और उसके साथ साथ कंटेनर्स का भी हमने यहाँ पे एक इशू उठाया था, उसको भी अब खोलने के हवाले से बात की गई है पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री की जानिब से, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आ सकते हैं। तो लेकिन इससे क्या नताइज बरामद होंगे? अब हालात मजीद ख़राब से ख़राब तर होते दिखाई दे रहे हैं मुआशी तौर पर। देखिए, पाकिस्तान की मईशत जो है वो तो अच्छी हालत में नहीं है, ये हकीकत सबको तस्लीम करनी चाहिए, और सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए कि बहुत ही दुश्वार मरहल आने वाले हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसहाक डार साहब जो अपने आप को चैम्पियन समझते थे कि वो डॉलर को भी नीचे ले आएंगे और मईशत को भी नीचे ले आएंगे, या तो उनसे संभल नहीं रहा या वो कोई सियासत खेल रहे हैं, और ये सियासत अंदरूनी खाना चल रही है कि हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन भी ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। और अच्छा। वो चाहते हैं कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे और इस्टेब्लिशमेंट से ये बात मनवा लें कि अगर हम मईशत ठीक करेंगे तो फिर आइंदा का टाइम हमें मिलना चाहिए, ये ना हो कि मईशत वो ठीक करें और पैसे वो लेकर आएँ और बाद में इमरान खान साहब आ जाएँ। अच्छा, तो ये एक वजह हो सकती है, आप समझ जी रहे हाँ। मुमकिन तौर पर। अच्छा, इसके साथ साथ जाहिर है ये एक बड़ी अहम बात आपने की है कि उसमें एक सियासी पहलू भी हो सकता है। ये अब तवक्कुआत हैं, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन एक कमेंट मैं आपका चाहूँगा। बड़े मियाँ साहब की आमद के हवाले से जिक्र है कि वो आएंगे तो इनकी सियासी सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी और मुआशी सूरत हाल में फ़र्क पड़ेगा। देखिए, अभी तो टाइम बहुत गुजर गया है, और मियाँ साहब के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो मईशत की सूरत हाल ही तय तय करेगी। करेगी आने वाले दिनों में। जी। इसी के साथ ही एतजाज़ नकी और मोहसिन रज़ा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।